चाणक्य ब्राह्मण था, अपने को बड़ा विद्वान समझता था, विद्वान। आज भी उसकी गिनती है विद्वानों में। हाँ, आज भी लोग कुछ बात करते हैं, ये चाणक्य की नीति है, चाहे झूठ है चाहे सच। हाँ, तो लोग चाणक्य ने उनको अपमान महसूस हुआ और उन्होंने क्या किया कि अलग हुआ और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने में मिलाया और विभिन्न जगह सेना इकट्ठा किया, धन इकट्ठा किया और बहुत कूटनीतिक ढंग से धनानंद के ही सैनिकों को मिलाकर उनको हराया। चाणक्य के विषय में कहा जाता है कि चाणक्य ये चंद्रगुप्त मौर्य के बड़े भाई विक्रमादित्य मौर्य थे। इस पर आपका क्या मंतव्य है या क्या कहना चाहती है? ऐसा कहा भी जाता है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य के बड़े भाई। नहीं, जो मैंने पढ़ा है इतिहास चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में, तो जो महापद्मनंद की नूरा से चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। अच्छा, नूरा से। हाँ, मूरा नाम है। हाँ, मूरा से। ये महानंद की पत्नी थी। हाँ, महापद्मनंद की पटरानी थी। हाँ, उसमें तो कई रानियां हुआ करती थी। हाँ, उनसे चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ है। और इसका मतलब ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन चला है ये महानंद के ही वंशज हैं। हाँ, वंशज हैं और मौर्य वंश की स्थापना की। हाँ, उनका नाम चंद्रनंद था। अच्छा। उनको मौर्य की उपाधि चाणक्य ने ही दिया था। अच्छा, चाणक्य ने दिया है। हाँ। अच्छा, जी। अच्छा, ठीक है, बात तो इस पर हो गई। तो हम आपने जैसा बताया कि नाई समाज जो है आर्यों के आने के पहले भी भारत में था, उसके बाद भी था। अपनी सुविधा अनुसार इन लोगों ने मतलब यह है कि गुलामी से बचने के लिए इनका मतलब सब कुछ व्यवहार स्वीकार किया आर्यों का। तो इसका मतलब ये मान लें कि भारत में नाई का जो इतिहास है वो आदिकालीन, आदि भारतीय। जी। इस पर आपका मंतव्य है कि मतलब हम भारत के पहले से मूल निवासी। जी। तो खैर ये बात तो हो गई। इसलिए कर सकते हैं कि जैसे लोगों को दाढ़ी बाल बनाए यही कि ब्राह्मण के आने बाल बनाना शुरू किए हैं, पहले से बनाए हैं। और जिन्होंने काम करते थे उनको नाई में रखा गया है और नाई ने सबके बाल संवारे हैं, ये बात तो बहुत साफ है कि जब आर्य लोग इधर जो है कि खैबर दर्रा के घाटी से जब प्रवेश किए हैं और चूंकि इंद्र उनके राजा हुआ करते थे और इंद्र ने और चंद्रमा ने गौतम ऋषि की पत्नी के साथ जो है कि दुर्व्यवहार किया और जिसके वजह से वहां ये लोग जाति बहिष्कृत हुए और ये दोनों वंश ही भारत में प्रवेश किए। तो नाई तो कोई नहीं आया साथ में, ये दोनों वंश ही आए, जिसमें एक वंश जो है कि दोनों लोग आकर के पहले बनारस में बसे, जिसका ऐसी कुछ उदाहरण मिलते हैं। इसके बाद जो है यहाँ के लोगों से मिलजुल करके तमाम लोगों को पराजित करके राज्य अपना स्थापित किए। तो ये तो बात आपकी सही लगती है कि नाई समाज जो है यहाँ के मूल निवासियों में से है, ये काफी सत्य के नजदीक है। तो ये बात तो सही है, लेकिन आप ये चाहते हैं कि जो यहाँ के शूद्र वर्ग के लोग, शूद्र में तमाम बैकवर्ड के लोग हैं, यादव भी है, नाई भी हैं, तमाम अन्य पिछड़ी जाति के लोग हैं, तो इन लोगों को अपना खोया हुआ प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? अब यह दौर है, हमारे देश में अब संविधान का शासन चल रहा है। अब जाति वर्ग व्यवस्था के हिसाब से शासन नहीं चल रहा है। देश में कोई राजा नहीं है। अब देश में हर संविधानिक व्यवस्था के अनुसार हर लोग राजा हो सकते हैं जिनके पास जो योग्यता है। इसलिए अब सारे लोगों को, सारे बहुजनों को पहले एक होना चाहिए। एक फ्रंट पे आना चाहिए। हाँ, अपने में जो भेदभाव है इसको खत्म करना चाहिए। यहाँ जो है कि दो तरह के लोग भारत में आर्यों के आने के बाद, एक श्रमण व्यवस्था और एक जो है कि ब्राह्मण व्यवस्था। तो दो व्यवस्था, एक मतलब है कि काम करने वाले लोगों की व्यवस्था, एक मुफ्त खाने वालों की व्यवस्था। तो ये दो व्यवस्थाएं हैं और दोनों का अपना दर्शन है। तो शूद्र वर्ग के लिए आप ये जो चाहते हैं कि एक मंच पे आना चाहिए, तो इनका अपना भारत में अपना दर्शन होगा तभी तो अस्थायी रहेंगे। बिना दार्शनिक स्तर पर कोई भी
संगठन स्थिर नहीं होता, वो टूटते रहता है। तो ये शूद्र वर्ग को दार्शनिक आधार पर हमें जो हमारे भारत में जो दर्शन उपलब्ध हैं, जैसे बाबा साहब का, अम्बेडकर साहब का एक दर्शन है, और जो लोकतांत्रिक दर्शन है भारत के तमाम, जो आप बताए कि महानंद जी गण व्यवस्था थी, गणतांत्रिक व्यवस्था थी, ये हमारी यहाँ की व्यवस्था है, और दूसरी राजा की व्यवस्था, इस आर्यों की व्यवस्था रही है। तो ये दो तरह के दर्शन है, और तीसरा दर्शन मार्क्सवाद भी है। तो आप किस दर्शन को, कि हिंदूवादी जिसको तथाकथित सनातनी धर्म भी कहते हैं, हिंदू तो एक गाली रही है जैसा कि हमारा आपका मानना है, लेकिन इसको लोग एक वो कर दिए हैं, और इधर भागवत जी भी अब सनातनी धर्म कहने लगे हैं। तो आप ये बताइए कि यह शूद्र वर्ग किस दर्शन को अपनाए, जैसे मार्क्सवाद, मार्क्स दर्शन अपनाए, या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दर्शन अपनाए, या उसको इस तथाकथित हिंदू धर्म का जो दर्शन है उसको अपना करके एक अलग ढंग से लड़ाई लड़नी चाहिए। इस पर आप क्या विचार देना चाहते हैं, किस दर्शन के साथ आवे कि वह आगे बढ़ जाए? नहीं, इसके लिए पहले हमें अपने नायकों को पढ़ना चाहिए, जो कि फुले, सावित्रीबाई फुले, अम्बेडकर, लोहिया, पेरियार, क्या चले महात्मा बुद्ध को ही पढ़ ले हम। हाँ, इन लोगों को हमको पहले पढ़ना चाहिए, जो इनके विचारों को समझना चाहिए। हाँ, इन्होंने जो विचार दिए हैं वह वर्ण व्यवस्था के से मिलता जुलता नहीं है। उसके मतलब काफी एक सामान्य व्यवस्था है, और सबको विभिन्न जाति धर्म से अलग एक मानवतावाद का उन्होंने संदेश दिया है। हमारे इन लोगों, इन सब नायकों ने पाखंडवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद के विरुद्ध एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का इन्होंने पहल किया है, और हमें उसी दिशा में एक रास्ता तलाश करनी होगी, और उसी दिशा में हमको अपनी एक व्यवस्था आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, तो तलाश करनी चाहिए, और अम्बेडकर के विचारों पर, लोहिया के विचारों पे चलना चाहिए। मतलब कि अब इन्हीं के किसी एक के विचार में, उसमें से हमें अपने लिए एक अलग रास्ता तैयार करनी चाहिए। अच्छा, तो क्या इन लोगों को गांधी दर्शन का जो है कि काम नहीं आएगा पूरा? नहीं, गांधी दर्शन हर जगह नहीं लागू किया जा सकता है। गांधी ने देश की आज़ादी के लिए लड़ा, उन्होंने काम किया, और काफी अच्छा काम किया। उन्होंने विभिन्न प्रकार के आंदोलन किए, देश में सभी लोगों को एकजुट किया, और जिसकी आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान है। गांधी का नकारा नहीं जा सकता। लेकिन पूरे व्यवस्था की जो उनकी राय थी उससे हम सहमत नहीं होते हैं, क्योंकि वो कहते थे कि पूरे व्यवस्था स्टडी देना है और ये रहना चाहिए। हाँ, इस पर मैं सहमति नहीं हूँ। बाकी गांधी जी से कोई आपत्ति नहीं है। गांधी जी की उस समय की तात्कालिक मजबूरी हो सकती थी कि अंग्रेजों से हम तभी लड़ सकते हैं जब हमारे साथ सवर्ण वर्ग के भी लोग हों, पिछड़ी जात के भी लोग हों, और आदिवासी भी हों। तो उनकी एक मजबूरी हो सकती है, ऐसा मानते हैं नहीं? सारे लोग व्यवस्था मनुष्य को इकट्ठा करें ना, वर्ग को इकट्ठा करेंगे। हाँ, मानव इकट्ठा करें, चाहे सवर्ण हो, चाहे जो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे ब्राह्मण हो, दलित हो, पिछड़ा हो, मनुष्य के आधार पर, मानवता के आधार पर। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताइए कि आप साहित्यकार के नाते आप इसमें से किस दर्शन को, बाबा साहब के दर्शन को, या मार्क्स साहब के दर्शन को, या हिंदू दर्शन को, या लोहिया के दर्शन को, आप किसको ज्यादा प्रश्रय देते हुए आगे बढ़ रहे हैं अपने साहित्य में? किसको ज्यादा प्रश्रय दे रहे हैं? जी हाँ, इस पे मैं अभी स्टैंड नहीं लिया हूँ। अच्छा। लेकिन मैं अम्बेडकर की विचारधारा से पूर्णतः प्रभावित हूँ। मार्क्सवाद से काफी अच्छा विचारधारा है, और उसमें कोई भी स्थिति या आपत्ति जनक नहीं है। उसी की हम कहते हैं कि मार्क्सवाद यदि आज जिंदा रहते हैं तो वह भारत में पैदा हुए होते हैं, तो जो वर्ण व्यवस्था थी उस पर भी उनकी राय होती, क्योंकि वह जहाँ पर थे वहाँ पर मजदूर वर्ग, शोषित वर्ग था। उन्होंने कहा दुनिया के मजदूर एक हो जाऊँ, उन्होंने उसके विरुद्ध आवाज उठाया। जो भारत में पैदा हुए होते तो वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध अभी आवाज उठाए होते हैं मार्क्सवाद। जी। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप एज ए साहित्यकार, एज ए सामाजिक कार्यकर्ता और साहित्यकार के नाते आप अपने समाज को और भारतीय समाज को क्या आप कहना चाहते हैं उसके लिए, उसके विकास के लिए? इस पर कुछ प्रकाश डालिए। जी, मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़े से सस्ते कपड़े पहनिए,
का कम खाइए, लेकिन घर के बच्चों को शिक्षित करें और उनको अपने नायकों से परिचित कराएं और उनको एक अपनी खर्चा को सीमित करके बच्चों को आगे बढ़ाएं। और वो जब बच्चे उनकी पढ़ लिख जाएंगे, विभिन्न यूनिवर्सिटी में जाएंगे, राजनीति में जाएंगे, जज बनेंगे, डीएम बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, जब उनका प्रतिनिधित्व देश में होगा तब वह अपने उनका समाज काफी खुशहाल होगा। हाँ, खुशहाल होगा, आगे होगा और उन पे जो एक वर्ग विशेष का दबदबा है वह कम हो गया, वो जगह खत्म होगा। लेकिन उनको एक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उनके समाज का वह आगे जाकर प्रतिनिधित्व करें। चलिए दीपक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे और आपके संदेश बहुत अच्छे हैं और आपके विचारों का मैं स्वागत करता हूँ। इसी के साथ धन्यवाद।